वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2025 की बंगाली लैंग्वेज सुपरनैचुरल सीरीज भूख की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में एक एंटीक शॉप ओनर सुरेश अपने स्टाफ से कहता है कि रतन, मेरी तबीयत आज सही नहीं लग रही, इसलिए मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ। एक काम करना, शॉप बंद करने से पहले जरा देख लेना सारी चीजें अपनी जगह पर हैं कि नहीं। ओनर के जाने के बाद रतन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर अचानक से उसके सामने एक देवी प्रकट हो जाती है जो कहती है, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भोग दो। दोस्तों, भोग दरअसल उस खाने पीने की चीजों को कहा जाता है जिन्हें हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, पर रतन पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन सी देवी है। इसके बाद हम अतिन नाम के एक एंटीक पगलू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस कॉलीग को उन चीजों की फोटो दिखा रहा होता है जिसे उसने हाल फिलहाल में खरीदा था। इस पे अतिन का कॉलीग कहता है कि तुम अपनी सैलरी इतनी फिजूल चीजों पे क्यों खर्च कर देते हो भाई। इस पे अतिन कहता है कि अरे, मेरे फ्रेंड का एंटीक शॉप है ना, वो तो मुझे इंस्टॉलमेंट में यूनिक चीजें दे देता है। तभी अतिन को उसके बॉस अपने केबिन में बुलाते हैं और खुशखबरी देते हैं कि तुमने जिस सेल्स टीम को लीड किया था ना, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हम तुम्हें प्रमोट करके ईस्टर्न जोन सेल का हेड बना रहे हैं। इसी खुशी में अतिन पहुंच जाता है अग्रवाल एंटीक्स, जहां वो अपने फ्रेंड सुरेश अग्रवाल से कहता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं। सुरेश कहता है कि यार, आज ये न्यू स्टॉक आया हुआ है, मुझे बहुत काम है। ऊपर से रतन ने भी अचानक काम छोड़ दिया। वो पागलों की तरह कह रहा है कि उसने यहाँ भूत देख लिया है। 1956 से हमारी शॉप चली आ रही है, आज तक तो हमने ऐसा कोई भूत देखा नहीं यहाँ पर, पता नहीं उसको क्या हो गया। वैसे आज किस खुशी में पार्टी का सोचा है तूने? तो अतिन बताता है कि भाई, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, पर जो ऑफिशियल प्रमोशन लेटर होगा वो एनुअल मीटिंग के बाद मिलने वाला है। तो मेरा इकलौता यार है यार, तभी तो सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहा हूँ तुझे, मना मत करना। तो सुरेश भी कहता है कि भाई, ड्रामा हो गया हो तो मुझे 5 मिनट दो, मैं ड्रेस चेंज करके अभी आता हूँ। उधर वो ड्रेस चेंज करने जाता है और इधर अतिन थोड़ा शॉप का चक्कर लगाता है। उसकी नजर एक अजीब सी देवी की मूर्ति पर जाकर रुक जाती है। जब सुरेश वहां पर आता है तो वो पूछता है कि भाई, ये कौन सी देवी है जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे में दराती है, तीसरे में इंसानी खोपड़ी है? सुरेश कहता है, मुझे भी नहीं पता यार, ये दिखने में तो टिबेटन स्टाइल का है और मैं किसी टिबेटन स्पेशलिस्ट से जांच भी करवाने वाला था इसकी, पर टाइम नहीं मिला यार। इसके बाद सुरेश बताने लगता है कि मुझे ये मूर्ति कहाँ से मिली। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नारायण चक्रवर्ती की मौत के बाद अब उनके परिवार में सिर्फ बेटी दामाद ही थे जो अब यहाँ का सारा कुछ बेच बाच कर विदेश शिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने सुरेश से ही घर की सारी पुरानी चीजें बेची थी। अब इस घर के पुजारी जी सुरेश से कहते हैं, आपने हमसे इतना कुछ खरीदा है तो ये मूर्ति भी लेते जाइए। सुरेश कहता है कि मेरा बजट खत्म हो गया है, मैं नहीं लेकर जा सकता। और तब पुजारी जी कहते हैं कि इसके बदले आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर घर का दामाद आकर पुजारी जी से कहता है कि आप इतनी एंटीक मूर्ति को फ्री में कैसे दे सकते हैं, इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर घर की बेटी आती है और अपने हस्बैंड को समझाती है, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, पुजारी जी को सारी चीजें ज्यादा से पता है, तो चलो यहाँ से। ये सारी बातें जानने के बाद अतिन सुरेश से पूछता है कि वैसे इसकी कितनी कीमत होगी यार? सुरेश कहता है कि मैंने बताया ना कि मुझे नहीं पता ये देवी कौन है और यहाँ इसकी कीमत कितनी है। हाँ, तुम्हें पसंद है तो तुम लेकर जाओ और तुम्हें जो ठीक लगे उतना पे कर देना, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं भी इस मूर्ति को देखता हूँ तो मुझे घबराहट सी फील होती है। ये सुनकर अतिन बड़ी खुशी से कहता है कि अच्छा, तो ये मूर्ति फिर मेरी हुई ना, पक्का ना? और वो अपनी कार की बैक सीट पर मूर्ति को रख लेता है। यहाँ से ये दोनों जाते हैं क्लब में जहाँ दोनों खूब शराब पीते हैं और अतिन की एक लड़की से आंखें चार हो जाती हैं। सुरेश उसे कहता है कि भाई, शादी की उम्र तेरी निकली जा रही है, शादी कर ले वरना तनहा रह जाओगे। इस पे अतिन कहता है कि मुझे मेरी आजादी प्यारी है, मैं चला उस लड़की के साथ मजे करने। फिर वो जाकर उस लड़की के साथ डांस करने लगता है और लड़की भी उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाती है। इनकी बात आगे बढ़ जाती, लेकिन अचानक से क्या होता है ना, अतिन को मतलब कुछ फील होता है जैसे पूरा क्लब खाली है और उसे किसी की आवाज आ रही है कि मैं भूखी हूँ, मुझे भूख दो। कुछ देर के बाद वो लड़की कहती है, अरे तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया? पर अतिन बड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है तो लड़की चली जाती है कि पता नहीं पागल है शायद। इसके बाद अतिन अपने घर के लिए निकलता है। आधे रास्ते में दोस्तों उसे अपने मिरर में बैक सीट पे अपनी मरी हुई माँ बैठी हुई दिखाई देती है, पर जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पे बस वो मूर्ति रखी होती है सिर्फ। तो अतिन को भी लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए ऐसे भ्रम हो रहे हैं मुझे। वो चुपचाप अपने घर जाता है जहाँ उसके शूज थोड़े दूर रखे होते हैं, तो वो अपने शूज को अच्छे से रख लेता है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि अतिन को साफ सफाई बहुत ही प्यारी है, उसे अपनी हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट चाहिए होती है। हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता तो वो उसको सही कर लेता। खैर, वो मूर्ति को टेबल पर रखकर उसे गौर से देखने लगता है और उसकी पलक झपकने भी बंद हो जाती है। तभी पीछे से पुष्पा आंटी आकर उसे टोकती है, तब उसका ध्यान टूटता है। वो कहता है, अरे आप अभी तक सोई नहीं क्या? पुष्पा आंटी कहती है, मैं आज तक तुम्हें बिना खाना खिलाए कभी सोई हूँ क्या? चलो फ्रेश होकर तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। इसके बाद डिनर टेबल पर पुष्पा अतिन को लेक्चर देने लगती है कि देखो देखो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पी रहे हो। ये देखो तुम्हारी माँ की रिंग जो उन्होंने मरने से पहले मुझे देते हुए कहा कि पुष्पा, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और बेटा है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। बताओ, देखो जब मैं मर जाऊंगी ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पर यहाँ तो अतिन इस बात को हंसी में उड़ा देता है। फिर सपने में अतिन को वो देवी दिखाई देती है जो अभी भी यही कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे भोग दो। और तब अतिन डर कर नींद से जाग जाता है
और ग्लास में पानी डालता है। पानी की जगह पर ये क्या, उसमें खून होता है। तभी वहाँ उसकी मरी हुई माँ की आत्मा आकर कहती है कि देवी को भोग दो बेटा, तभी मुझे भी खाना मिलेगा। सुनकर अतिन तो सुन रह जाता है, सुन, और इस बार वो रियल में जागता है, क्योंकि अब तक उसने जो देखा था वो उसका सपना ही था। पर हकीकत में भी दोस्तों उसका पानी का गिलास जमीन पे गिरा होता है और उसे पैरों के निशान अपने कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कुछ देर में गायब भी हो जाते हैं। अतिन की हालत खराब। अगली सुबह की बात है, चाय लेकर पुष्पा अतिन को जगाने जाती है। अतिन रात में जो कुछ भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाता है, और फिर जब वो नहा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पीठ पे कुछ देर के लिए हाथ रखा हो। वो और डर जाता है, पर फिर वो अपनी माँ की फोटो पे हार और अगरबत्ती दिखाता है तो उसे देवी की मूर्ति की याद आ जाती है और वो उसको भी अगरबत्ती दिखा देता है। पर जैसे ही अतिन वहाँ से हटता है ना, अगरबत्ती बिल्कुल हिलने लग जाती है और देवी के सामने जो फूल उसने डाले होते हैं वो हवा से उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे देवी ने उसकी पूजा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया हो। अब आगे अतिन देखता है कि उसके घर पे बाबेश अंकल आए हैं, जिनसे पुष्पा उसकी शिकायत भी कर रही होती है। तब अतिन अंकल के पैर वेट छूकर कहता है कि ये पुष्पा आंटी ना मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है अंकल, इसलिए आपसे मेरी शिकायत पे शिकायत कर रही है। तो बाबेश कहता है कि वो कुछ गलत तो नहीं कह रही ना, तुम अपने परिवार से अलग इस घर में अकेले रहते हो, शादी नहीं कम से कम सीरियस डेटिंग तो शुरू कर दो, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है बेटा। तब उनकी बात काटते हुए अतिन कहता है कि वो सब छोड़िए मिस्टर आर्कियोलॉजिस्ट, आप मेरा लेटेस्ट कलेक्शन देखना चाहेंगे क्या? और फिर वो उनका हाथ पकड़कर उस मूर्ति के पास लेकर आता है। दिखने में तो मूर्ति बाबेश को बहुत ही अच्छी लगती है, पर वो भी वही सेम चीज कहता है कि ये कौन सी अद्भुत देवी है, ये बैठी हुई है तो सरस्वती जी की तरह कमल फूल पे, इनके एक हाथ में वीणा है तो दूसरे में इंसानी खोपड़ी और तीसरे में दरांती और चौथे हाथ में ये ब्लेसिंग दे रही है। ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्मल नहीं बल्कि कोई तांत्रिक देवी है। तब अतिन कहता है कि तंत्र मंत्र तो हिंदू ही करते हैं और इसकी बनावट टिबेटन है। तो बाबेश अंकल कहते हैं कि किसने कहा कि सिर्फ हिंदू ही तंत्र मंत्र करते हैं, बुद्धिज्म में भी तंत्र मंत्र होते हैं बेटा, क्या तुम वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में जानते हो? वो कहता है नहीं। तब अंकल बताते हैं कि 14वीं सदी में जब बाहर के लोगों ने इंडिया पे आक्रमण करना शुरू किया तो कई सारे बुद्धिस्ट इंडिया से भागकर तिब्बत में बस गए और वहाँ वज्रयान बुद्धिज्म ज्यादातर यूज होता था तंत्र मंत्र में। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये मूर्ति 700 से 8 साल पुरानी होगी और ये काफी कीमती भी होनी चाहिए। एक बात बताओ, तुमने कितने में खरीदी है? तब अतिन बताता है कि मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए इसके, देखिए ना मैंने देवी पे फूल चढ़ाए थे पर लगता है हवा से उड़ गए, मैं इसको फिर से रख देता हूँ। ये देखकर अंकल जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, ये रूल रेगुलेशन को मानना ही नहीं चाहते, बस अपनी मन की करनी पड़ती है इनको। अरे बेटा, हर देवी देवता की पूजा करने का अलग तरीका होता है, अगर तुम गलत तरीके से पूजा करोगे तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। तिन कहता है आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं अंकल पर, कुछ नहीं होगा। अगर अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं काली मंदिर की पुजारी से इस बारे में बात करूंगा, वो खुद आकर तुम्हें इस मूर्ति की पूजा करने का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे और तब तुम इसकी पूजा करना, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी उल्टा पुल्टा मत कर देना। अतिन भी कहता है कि ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहते हैं। अब चलिए, चाय का टाइम हो गया, ठंडी हो रही है। लेकिन अंकल कह देते हैं मुझे किसी काम से दिल्ली जाना है, इसलिए चाय वाय फिर कभी, मैं जब वापस आऊंगा तो इस मूर्ति का किस्सा सॉल्व करूंगा। इसके बाद से दोस्तों अतिन के साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं। जब वो ऑफिस के वॉशरूम में होता है तो उसे कोई लड़की क्रॉस करते हुए दिखती है, तो वो उसको टोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, ये जेंट्स टॉयलेट है। पर वहां तो कोई लड़की होती ही नहीं दोस्तों। हाँ, वहाँ पे होता है सिर्फ खून के पैरों के निशान, जो कुछ ही देर में गायब भी हो रहे थे। फिर जब भी खाना खाने को वो बैठता है तो देवी की उसको आवाज आती है कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे भोग दो, जिससे परेशान होकर अतिन रात में अगरबत्ती वगैरह जलाकर मूर्ति के सामने एप्पल काट के रख देता है। पर जब वो सोता है ना तो सपने में उसे फिर से देवी दिखाई देती है, जो कहती है तुमने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है, फिर मेरी भूख कौन शांत करेगा, मुझे भोग चाहिए, भोग। तो अतिन सर झुकाकर देवी को माँ कहकर पुकारता है और देवी भी उसके सर पे हाथ फेर देती है। अगली सुबह दोस्तों वो देवी माँ के सामने से एप्पल हटा देता है और रात में दूसरे फल अर्पित करता है। इस तरह वो कई रात बदल बदल कर फल देता रहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। सपने में उसको देवी खाना मांगते हुए दिखाई देती है। और अब इतने दिन की हरकतों से मेड भी दोस्तों, मतलब वो पुष्पा भी अतिन के बर्ताव को नोटिस करने लगती है कि कुछ तो बदलाव आ रहा है इस पे। वो पहले की तरह हंसी मजाक करने वाला मस्त वाला इंसान नहीं होता। पता नहीं क्यों ये अतिन खोया खोया सा रहता है। हॉलिडे पे भी कहीं घूमने फिरने नहीं जाता और एक रात तो वो अचानक आधी रात में देवी की पूजा करने बैठ जाता है। देवी को खुश करने के लिए जोर जोर से लगातार घंटी बजाया जाता है। और दोस्तों हम पुष्पा के पीछे एक फीमेल घोस्ट को हंसते हुए भी देखते हैं। बहुत ही डरावना सीन होता है ये। अगली सुबह की बात है, बाबेश अंकल अपने साथ पुजारी जी को लेकर अतिन के घर पर आते हैं। पुष्पा उनको सारी बातें बताती है कि ये हो गया है अतिन के साथ, आजकल बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा है। जब ये लोग अतिन के रूम में जाते हैं तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि अतिन तो एकदम पुजारी की तरह लाल गमछा वगैरह ओढ़कर देवी की पूजा में बिल्कुल बिजी होता है।
उसने देवी के लिए एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर भी बनवा रखा था, जिससे अंकल को बड़ी हैरानी होती है वैसे कि तुम तो भगवान में मानती ही नहीं थे, फिर अचानक से ये सब कैसे शुरू कर दिया तुमने। वहीं पुजारी जी कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना सही रीति रिवाज के पूजा करना भी सही नहीं है। मैं भी इन देवी को नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो तुम्हें इनकी पूजा करने का तरीका नहीं बता सकता मैं, लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से पूजा करोगे और कोई गलती हो गई तो देवी नाराज हो जाएगी। तब अतिन कहता है कि ये तो माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज हो सकती है क्या? वो मेरे सपनों में आती है और मुझे प्यार करती है। लेकिन दोस्तों फिर भी पुजारी जी उसको समझाने की काफी कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें गुस्से में कहता है कि ये माँ बेटे के बीच का मामला है, प्लीज आप लोग इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। इसके बाद हम अतिन की कंपनी की एनुअल अवार्ड सेरेमनी देखते हैं, जहाँ बेस्ट अचीवर्स अवार्ड अतिन को मिलता है, जिसके लिए उसको कई बार स्टेज पे भी बुलाया जाता है, मगर वो तो बेसुध होकर बैठा होता है बिल्कुल। फिर जब अगल बगल के लोग उसको टोकते हैं स्टेज पे जा भाई, तो वो अवार्ड लेकर बिना कोई स्पीच दे उतर जाता है, जिससे उसके ऑफिस वालों को लगता है कि शायद हो सकता है आज कल इसकी तबीयत खराब चल रही हो। दूसरी ओर पुष्पा बड़ी परेशान होती है, वो बाबेश को कॉल करके कहती है कुछ करिए, अतिन को बचा लीजिए प्लीज, वो इस देवी की पूजा में कुछ ज्यादा ही लीन हो गया है। एक जवान लड़के का इतना पूजा पाठ में मग्न होना बिल्कुल सही नहीं है, और वो भी पता नहीं कैसी देवी है ये। उसने पुजारी जी और आपके साथ कैसा बर्ताव किया आपने देखा ना? मैं तो कहती हूँ कि इस मूर्ति को घर से बाहर फेंक दो। जिससे बाबेश उसको कहता है कि इससे तो अतिन गुस्सा हो जाएगा, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा, पर तुम पहले रोना बंद करो और धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दोस्तों पुष्पा के आसपास कुछ घोस्ट्स को घूमते हुए देखते हैं। इधर जब अवार्ड फंक्शन में अतिन कुछ खाता नहीं तो उसका खाना पैक करके उसको दे दिया जाता है। फिर जब वो घर आने लगता है तो हाईवे में अचानक उसके सामने एक यंग लेडी आ जाती है। अतिन किसी तरह अपनी गाड़ी रोकता है और फिर गुस्से में उसके पास आ जाता है और कहता है कि मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या आपको? तो वो लेडी कहने लगती है मैंने कल से कुछ नहीं खाया भाई, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। और तब अतिन जो डिनर पैक करके उसको मिला था वो उस लेडी को दे देता है, जिससे वो लेडी जल्दी जल्दी खा भी लेती है और फिर अतिन को बताती है मेरे पति की मौत हो गई है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, प्लीज भाई मुझे अपने घर ले चलो, मैं घर का सारा काम धाम कर दूंगी, बदले में मुझे बस खाने को दे देना कुछ। गिड़गिड़ाते हुए वो अतिन के पैरों से लिपट जाती है, तो अतिन को उस पर दया आ जाती है यार, और वो उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है। ये देखकर अब पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो अतिन को अकेले में बहुत झाड़ती भी है कि ऐसे कैसे तो किसी को भी सड़क से उठाकर घर पर लेकर आ सकता है। तब अतिन उन्हें उस लड़की की मजबूरी बताता है, तो पुष्पा कहती है अगर ऐसी बात है तो उसे पुलिस स्टेशन छोड़कर आना चाहिए था ना कि घर लेकर आना चाहिए था। लेकिन अतिन सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे देवी माँ की पूजा करनी है, बाकी बात कल करेंगे। तो पुष्पा जाती है उस लड़की के पास और कहती है अतिन ने तुम पे भरोसा किया है, उसका भरोसा मत तोड़ना, अगर तुमने कोई भी सामान चुराया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, और हाँ कल मुझे अपने आईडी प्रूफ दिखाना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है दामिनी। पुष्पा को दामिनी के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते, और जब वो अकेले चेयर पर बैठी होती है ना तो ऐसे शान से बैठी होती है जैसे वो घर इसी का हो, और जैसे पुष्पा आती है तो दामिनी एकदम से लाचार बनने का नाटक करती है। अब आधी रात की बात है दोस्तों, अचानक लाइट कट हो जाती है और कुछ अजीब सी आवाजें भी आती है, इसलिए पुष्पा उठकर मोमबत्ती जलाती है, पर हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है तो वो दोबारा जलाती है, पर जैसे पलटती है ना उसके बाद उसके सामने एक भयानक सा घोस्ट दिखाई देता है जो कि पुष्पा की कैंडल को फूंक मार कर उड़ा देता है। हाँ, अगले दिन की बात है दोस्तों, अतिन के घर पे पुलिस आई होती है क्योंकि बाबेश अंकल ने उनको बुलाया था पुष्पा के मिसिंग से रिलेटेड पूछताछ करने के लिए, यानी पुष्पा हो गई है मिसिंग। पुलिस जब अतिन से पूछताछ करती है कि कल शाम तक पुष्पा यहीं थी तो फिर क्या हुआ, पर अतिन कुछ जवाब ही नहीं देता क्योंकि वो मेंटली बहुत वीक हो गया था। काफी पूछने पे बस वो कहता है कि हाँ कल तो वो यहीं थी। तब बाबेश पुलिस को पूरी बात बताता है कि जब अतिन की माँ बेड रेस्ट पर थी आज से 15 साल पहले, तब पुष्पा इस घर में उनकी देखभाल करने के लिए आई थी, पर अतिन की माँ की मौत के बाद भी वो इस घर में रह गई क्योंकि उन्होंने पुष्पा से वादा किया था कि तुम हमेशा अतिन की देखभाल करना, तो तब से वो अतिन के साथ ही थी। पर अचानक वो कहाँ जा सकती है कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस को लगता है कि उनका मन घबराया होगा, तो हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होंगी, 2-4 दिन में अगर वो वापस नहीं आएगी तो तब उनकी तलाश करेंगे, ये पुलिस का बयान होता है। पुलिस ये भी कहती है ये कोई अगवा या फिर कत्ल का मामला तो नहीं लग रहा। फिर भी दोस्तों पुलिस वाले घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं सिवाय उस पूजा रूम के, क्योंकि अतिन ने उनको उस रूम में एंटर करने से मना कर दिया था। वहीं जब पुलिस वालों को दामिनी के बारे में पता चलता है तो वो उससे पूछताछ करने लगते हैं, पर दामिनी रोना शुरू कर देती है। तब ऑफिसर बाबेश से कहते हैं कि अतिन की शादी करवा दीजिए, ये ऐसे किसी जवान औरत को अपने घर लेकर आ गया है, बेचारी गरीब है, अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो इसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। तभी एक पुलिस वाले का ध्यान जाता है पुष्पा के चप्पलों पे। घर के अंदर पहनने वाले चप्पल उसके रूम में होते हैं और बाहर जाने वाले चप्पल भी दरवाजे के पास है। अब ऐसी क्या बात हुई होगी जो उसको नंगे पैर जाना पड़ गया? इसका मतलब तो साफ है कि वो किसी चीज से डर कर भागी होगी। खैर पुलिस आगे कहती है कि देखते हैं इस मामले में क्या किया जा सकता है। अब रात हो जाती है और अभी तक अतिन ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, तो दामिनी उसको खाने को कहती है। पहले तो वो इनकार कर देता है, मगर जब वो दामिनी की आंखों में देखता है ना तो जैसे
से सम्मोहित हो जाता है और चुपचाप जाकर खाने को भी बैठ जाता है। तब दामिनी कहती है, आप देवी को भोग चढ़ाने से पहले कैसे खा सकते हैं? ये सुनकर अतिन परेशान हो जाता है। वो खुद को स्लैप करने लगता है कि मैं बिना माँ को भोग दिए कैसे खा सकता हूँ। तब दामिनी कहती है, शांत हो जाइए, पहले आप नहा लीजिए, तब तक मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और फिर आप पूजा कर लीजिएगा। जब वो नहाकर आता है तो देखता है कि दामिनी ने माँ के लिए पूरी प्लेट सजा के रखी हुई है, जिसमें कई तरह के पकवान होते हैं, मिठाई वगैरह तो होती है, साथ ही फिश और मीट जैसे नॉन वेज आइटम भी होते हैं। अतिन अच्छे से पूजा कर लेता है और फिर खुद खाने को बैठता है, मगर खाने को मुंह के पास ले जाते ही उसे वॉमिट हो जाता है, मतलब ऐसा फील होता है, इसीलिए वो बिना खाए सो जाता है। पर हाँ, आधी रात में उसकी नींद टूट जाती है और फिर उसे पूजा रूम में अजीब सी रेड लाइट दिखाई देती है। जब वो अंदर जाता है ना दोस्तों, हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर तो उसने जो भोग माँ को चढ़ाए थे उसे माँ ने ग्रहण कर लिया होता है। मूर्ति के मुंह पे थोड़ा खाना भी लगा होता है। देखकर अतिन तो खुश हो जाता है कि चलो आज माँ को भोग लग गया। वो तुरंत दामिनी को बुलाता है और बताता है, देखो माँ ने आज पहली बार भोग ग्रहण कर लिया है। अगले दिन अतिन बड़ा खुश होता है और जब नाश्ते से भी अजीब सी बदबू आती है ना, तो वो अपना नाक बंद करके जबरदस्ती नाश्ता खाता है, ये सोचकर कि जब देवी माँ दामिनी के हाथों का खाना खा सकती है तो मैं क्यों नहीं। फिर क्या था दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दामिनी अजीब अजीब सा खाना पकाती है, जिसे अतिन पहले माँ को चढ़ाता है और फिर खुद खाता है। भले उसे उस खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो खाता है। अब उसकी बॉडी तो मतलब जैसे उस खाने को बाहर निकालने वाली होती है, क्योंकि पेट में अजीब सा होता है उसको, पर वो जबरदस्ती खाने को निकल जाता है। धीरे धीरे वो रात में शमशान घाट जाकर और वहां पे मुर्दों को जलते हुए देखना शुरू कर देता है। पता नहीं क्यों, इससे अतिन को बड़ी शांति मिलती है जैसे। फिर दोस्तों एक दिन अतिन के घर पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी ओर से बड़ी कोशिश की पुष्पा जी को ढूंढने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमने नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स और मेंटल असाइलम तक हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। हमने इवन उनके होम टाउन जाकर वहां भी पता किया, पर कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा कि ये धरती निकल गई उनको, ये क्या हो गया। देखो मेरी बात मानो तो आपको पेपर्स और सोशल मीडिया पे उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो अचानक अतिन कहता है, आप एक काम कीजिए, ये केस क्लोज कर दीजिए। मैं देखो भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है, अब आप जाइए, मेरी पूजा का टाइम हो गया है। फिर धीरे धीरे अतिन दुनियादारी से दूर होता जाता है। इस तरह बस दिन रात माँ माँ करके चिल्लाता रहता है और उनकी पूजा करता है। एक रात जब बाबेश अंकल अतिन के घर पर आते हैं तो यहाँ का नजारा देखकर उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अतिन पागलों की तरह नाच नाच कर पूजा कर रहा होता है। वो माँ माँ चिल्ला रहा होता है और जब अंकल उसको टोकते हैं तो अतिन कहता है, देखो अंकल, माँ ने मेरा भोग ग्रहण कर लिया है, अब जाकर उस मंदिर के पुजारी को बताओ कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, जाओ। और यहाँ तक कि दोस्तों वो अंकल का कॉलर पकड़कर कहता है कि जाओ बता देना उस पुजारी को। जिसपे अंकल बड़े आराम से उससे पूछते हैं कि बेटा ये सब कब से हो रहा है, तो वो बताता है 2 हफ्ते से, और ये सब दामिनी के हाथों के पके खाने का ही कमाल है। फिर अंकल जब दामिनी की आंखों में देखते हैं तो उन्हें दामिनी की आंखें डेमोनिक लगती है, कोई राक्षसी जैसी। ये सब देखकर अंकल जी तुरंत निकल जाते हैं चुपचाप बिना कुछ किए। अगले दिन वो जाते हैं अग्रवाल एंटीक्स और वहाँ सुरेश को सारी बातें बताकर पूछते हैं कि ये मूर्ति आखिर तुम्हें मिली कहाँ से थी। तब जाकर सुरेश को दिक्कत समझ में आती है और वो अंकल से कहता है कि इसका मतलब मेरा स्टाफ रतन सही कह रहा था, मूर्ति के यहाँ आने के 2 दिन के बाद ही वो काम छोड़कर चला गया। और जब मैंने वजह पूछी तो वो मूर्ति की ओर देखकर कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली और मैंने फिर उस बात पे इतना गौर भी नहीं किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने वो मूर्ति अतिन को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो बाबेश अंकल सुरेश से कहते हैं, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे जहां से तुमने ये मूर्ति ली थी या तुम्हें मिली थी। इधर ऑफिस में दोस्तों अब अतिन के खाने से आने वाली गंदी बदबू से कैंटीन के सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं। वो बॉस से कंप्लेंट करते हैं तो बॉस अतिन को बुलाकर कहते हैं कि हमने कुछ दिनों से तुम्हारे बर्ताव में चेंजेस देखे हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि तुम पेड लीव पे जाओगे और अपना सही से इलाज करवाओगे। देखो अतिन, मेरी बात सुनो, तुम हमारे बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हारे इलाज में जो खर्च आएगा वो हम उठाने को तैयार है, मगर बिना पूरी तरह से ठीक हुए तुम ऑफिस नहीं आओगे। अब अतिन उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मगर वो उसकी बात नहीं मानते। फिर रात में जब अतिन शमशान जाता है तो वहाँ एक आदमी को खाना खाते देखकर उसे बड़ी भूख लग जाती है, क्योंकि आज दोपहर में वो अपना लंच कर नहीं पाया था, उसे वॉमिट हो गई थी, क्योंकि पता नहीं वो खाने में ऐसा क्या झोल कर रही थी। कौन? वो दामिनी, कि हर बढ़ते दिन के साथ खाने से और भी गंदी बदबू आ रही थी। इसलिए अतिन एक टपरी पे रुकता है और वहाँ 2 रोटी मांगता है। तब टपरी वाला कहता है, अभी तो एक ही रोटी है, आप इसको खाना शुरू कीजिए, मैं रोटी बनाता हूँ आपके लिए। पर टपरी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी अतिन से कहता है, मुझे भी भूख लगी है, और तब अपनी रोटी का अतिन 2 टुकड़ा करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा वो बूढ़े को देता है और छोटे वाला खुद के लिए रखता है। ये चीज उस बूढ़े को काफी पसंद आ जाती है कि बड़ा नेक इंसान है, और वो उसको एक नीली डायमंड शेप का हार पहनाते हुए कहता है, इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारी खराब परिस्थिति को सही कर देगा। मैं कृष्णानंद मैत्रा हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो ये हार किसी न किसी तरह मेरे पास वापस आ जाएगा। और एक बात सुनो, तंत्र मंत्र सबसे शक्तिशाली शक्ति नहीं है, बल्कि सबसे शक्तिशाली तंत्र तो प्यार है। ये कहकर वो अचानक कहीं गायब
गायब हो जाते हैं और अतिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हो गया मेरे साथ। पर हाँ, उस हार को पहनने के बाद अतिन को बड़ा अच्छा महसूस होता है, इसलिए वो उसको पहने ही रह जाता है। जब वो घर जाता है तो आज वो अपने होश में होता है बिल्कुल, इसीलिए उसे अपने घर की व्यवस्था साफ साफ दिखाई देती है कि पूरे घर का सत्यानाश होकर रखा हुआ है। सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई है, सामानों पे धूल की मोटी परत जमी होती है, कपड़ों से बड़ी गंदी बदबू आती है, घर में हर चीज बिखरी हुई है। तो वो जाता है सीधा दामिनी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ये तुमने घर का क्या हाल बना के रखा हुआ है दामिनी, साफ सफाई क्यों नहीं करती हो? तो कमरे के अंदर से दामिनी कहती है, भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल साफ सफाई कर दूंगी। इसके बाद अब दोस्तों अतिन को आता है पुष्पा आंटी का ख्याल और वो कॉल करके अपडेट मांगता है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि सर आपके कहने पर ही तो हमने केस क्लोज कर दिया था। ये जानकर अतिन को बड़ी हैरानी होती है कि मैंने केस क्लोज करने को कब कहा। और फिर वो अपने एक अजीत नाम के पुराने दोस्त को कॉल करके पुष्पा आंटी की मिसिंग वाली बात बताते हुए कहता है कि यार तुम अपने न्यूज़पेपर में उनकी मिसिंग ऐड डाल दो ना, शायद कुछ पता चल जाए। इधर बाबेश अंकल नारायण चक्रवर्ती के घर के पुजारी जी को बताता है कि देखिए पंडित जी, मैंने आज तक शादी नहीं की, मेरे कोई बच्चे नहीं है, अतिन मेरे दोस्त का बेटा है जिससे मैं एक बाप की तरह प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, आप प्लीज बताइए कि वो मूर्ति किस देवी की है। और तब पंडित जी बताते हैं कि वो 10 महादेवियों में से 9वीं देवी मातंगी है। कल नया चांद निकलने वाला है ना, इसका मतलब है कि कल अतिन की लाइफ की आखिरी रात होगी। अगली सुबह अतिन अपने घर को थोड़ा साफ सुथरा करता है और फिर फ्रेश हवा लेने के लिए छत पर चला जाता है। पर वहाँ उसको और भी अजीब चीज देखने को मिलती है। छत पे तंत्र मंत्र के साइन बने होते हैं और कई सारी चिड़िया बिल्ली मरे हुए होते हैं वहाँ पर। ये सब देखकर अतिन दामिनी पे चिल्लाता है। तो वो कहती है, मैं साफ कर दूंगी भाई, पर हाँ आज रात थोड़ा लेट आना, क्योंकि आज मुझे देवी माँ की स्पेशल पूजा करनी है। तो मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी, क्योंकि कल रात माँ ने भोग ग्रहण नहीं किया था, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई। फिर कहानी जाती पास्ट में दोस्तों और हम देखते हैं कि तिब्बत के 2 प्रांत के किंग्स जमयांग और टेंजिन के बीच थोड़ा लफड़ा चल रहा था। जमयांग को पता चल गया था कि टेंजिन अपनी बेटी की मौत के बाद ही अपनी हिम्मत खो सकता है, इसीलिए वो अपने खुफिया आदमियों से टेंजिन की बेटी के खाने में जहर मिलवा देता है। लेकिन टेंजिन के राज में टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी विश्वविज्ञानी रहा करता था जो कि उनकी जान बचा लेता है। तब जमयांग युद्ध करके टेंजिन के पूरे परिवार को ही खत्म करना चाह रहा था, मगर उसको नहीं पता था कि टेंजिन का विश्वविज्ञानी बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। वो माँ मातंगी की पूजा करता था। वो अपने जादू मंत्र से जमयांग के पूरे खानदान को खून की उल्टी करवा कर मार डालता है और फिर आखिर में जमयांग भी मारा जाता है। फिर आगे पुजारी जी बताते हैं कि वो विश्वविज्ञानी नारायण चक्रवर्ती के पूर्वज थे, जिनका नाम था तांत्रिक सहस्रक्ष चक्रवर्ती। मेरी फैमिली सदियों से चक्रवर्ती फैमिली के घर में पूजा करने का काम करती आई हुई है। 16वीं सदी में सहरक्ष और भिवेश्वर 2 भाई हुआ करते थे। जब ये दोनों 30 साल के थे तो अचानक एक दिन सहरक्ष गायब हो गया। सुनने में तो ये आया कि वो भागकर तिब्बत चला गया, जहाँ वो 10 साल तक एक तांत्रिक गुरु के अंडर था, जिसने उसको वज्रयान तंत्र मंत्र सिखाया। उसने अपने गुरु के कहने पर ही टेंजिन की बेटी को हील किया था और फिर टेंजिन से वादा किया था कि मैं जमयांग का पतन कर दूंगा, मगर इसके लिए मुझे एक स्किल्ड स्कल्प्टर की जरूरत होगी। टेंजिन ने उसकी ये इच्छा पूरी की और फिर उसी स्कल्प्टर की मदद से सहरक्ष ने इस यूनिक मूर्ति का निर्माण करवाया। क्योंकि इसका निर्माण एक टिबेटन स्कल्प्टर ने किया था, इसीलिए मूर्ति में वहाँ की कला साफ झलकती है और लोगों को लगता है कि ये कोई टिबेटन देवी है, मगर ये एक इंडियन देवी है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और इस बात का अंदाजा सहरक्ष को भी हो गया था कि अगर ये मूर्ति किसी गलत हाथों में गई तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए अचानक एक दिन वो वापस इंडिया आ गए मूर्ति के साथ और यहाँ अच्छे से पूजा पाठ करके मूर्ति को स्थापित कर दिया। 600 सालों तक चक्रवर्ती परिवार देवी की कृपा से खूब फले फूले, मगर सहरक्ष ने पहले ही कहा था कि अगर चक्रवर्ती परिवार इस घर को कभी भी छोड़कर कहीं और जाए तो जाने से पहले वो मूर्ति को किसी और को सौंप कर जाए, क्योंकि बंद घर में अगर देवी रहेगी तो उन्हें पूजा पाठ नहीं मिलेगा तो वो तबाही ला सकती है। इसलिए मैंने वो मूर्ति उस दिन सुरेश को दे दी थी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब भावेश कहता है कि अब इसका कोई निवारण भी बता दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई महापुरुष ही उसका उपाय बता सकते हैं। और वो महापुरुष दोस्तों कोई और नहीं बल्कि कृष्णानंद मैत्रा ही थे, जिन्होंने अपना काम कर दिया था वो हार पहनाकर। उधर दिए हुए हार को पहनकर अतिन अपने होश में आ चुका था। वो आज ऑफिस में सभी के साथ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल पेश आता है और फिर उसको ऑफिस में काम जारी रखने के लिए परमिशन दी जाती है। रात में वो अपना काम खत्म करके घर के लिए जब निकलता है ना, तो उसकी कार अचानक खराब हो जाती है। कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसको अपने घर जाने से रोक रही हो, मगर किसी तरह अतिन एक टैक्सी लेकर अपने घर आई जाता है। घर पहुंचते ही अचानक लाइट कट होती है और बाबेश अंकल अतिन को वहां मिल जाते हैं, जो कि घर के बाहर अतिन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अतिन उनको देखते पहले तो अपने खराब बर्ताव के लिए माफी मांगता है, पर अंकल कहते हैं कि बेटा ये सही समय नहीं है इन बातों का, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो मूर्ति है ना,
वो माँ मातंगी की है, और माँ मातंगी माँ सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है। इसलिए उनके एक हाथ में वीणा भी है, मगर उनको चंडालिनी भी कहा जाता है क्योंकि वो एक चंडाल के घर में पैदा हुई थी। इसीलिए वो बुरी शक्तियों की भी रक्षा करती है। मगर उन्हें अपनी पूजा पाठ में किसी भी तरह की भूल चूक पसंद नहीं है। अपनी पूजा में गलती करने वालों को वो माइंड पे असर करती है, उनके अंदर से जीने की इच्छा खत्म कर देती है। इसीलिए वो इंसान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर चला जाता है और उसे तन्हाई में रहना पसंद होता है। और फिर आखिर में उस इंसान के घर पे एक पिशाचिनी को भेजती है वो, जो कि इंसानी रूप में आती है और उसके आते घर में अजीबो गरीब घटना घटने लगती है। वो अपना काम की शुरुआत अमावस्या की रात से करती है और अगले अमावस्या तक वो धीरे धीरे उस इंसान का मान सम्मान घर परिवार सब तहस नहस कर देती है। और फिर अमावस्या की रात वो उस इंसान की बलि माँ मातंगी को चढ़ा देती है। अब अंकल अतिन को बताते हैं कि वो पिशाचिनी कोई और नहीं बल्कि दामिनी ही है। उसके आने से ही अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हुई थी। अतिन को भी अब इनकी बातों में दम लगता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आज घर के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। हम कल सुबह आकर उस मूर्ति का क्या करेंगे ये देख लेंगे। मगर दोस्तों अंकल कहते हैं कि नहीं, आज रात तुम जहाँ भी रहोगे वो तुम्हें यहाँ खींच लेकर आ जाएगी। इसीलिए डरने के बजाय हमें उसका सामना करना होगा और इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। पर जब ये दोनों अंदर जाते हैं दोस्तों तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पिशाचिनी तो तंत्र मंत्र कर रही है और उसके हाथों में पुष्पा का कटा हुआ हाथ, जिसमें अतिन की माँ की रिंग भी होती है। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि पुष्पा जी कहीं कहीं नहीं बल्कि पिशाचिनी ने उनको मार डाला। घर के फर्नीचर वगैरह भी ऊपर सीलिंग पे उड़ रहे होते हैं। और जब पिशाचिनी इनको देखती है तो शैतानी हंसी हंसते हुए अतिन से कहती है, माँ को भोग नहीं दोगे? और जब अंकल बीच में आते हैं तो वो उन्हें उठा कर दूर फेंक देती है, जिससे उनका तो उसी टाइम काम तमाम। फिर वो अतिन का गला दबाने लग जाती है, मगर उसकी हार की वजह से वो खुद ही दूर गिर जाती है। तब पिशाचिनी दीवार पर चढ़कर अतिन को मोहित करती है और उसके हाथों से उसका हार उतरवा कर उसे फेंकवा देती है। इसके बाद तो वो अतिन को उड़ा उड़ा कर मारना शुरू करती है। पिशाचिनी के एक झापड़ से ही अतिन के होश ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन जब वो अपने बाबे शंकर की लाश देखता है तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है उसको, क्योंकि वो अतिन के पिता की तरह थे। उसे उनके साथ बिताए गए पलों की याद आने लगती है। इसके बाद उसे अपनी माँ और फिर पुष्पा आंटी की भी याद आती है और फिर उस बूढ़े आदमी की भी बात याद आती है कि तंत्र मंत्र से ज्यादा होता है प्यार, प्यार की शक्ति। इतना सुनते ही अब वो बाबे शंकर और पुष्पा आंटी की मौत का बदला लेने की सोचता है। इधर पिशाचिनी उसका गला घोट रही होती है और वो किसी तरह अपने हाथ में वो डायमंड हार लाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वो हार उसके हाथ में आ जाता है दोस्तों, और वो सीधा उसे पिशाचिनी के सर पे चिपका देता है, जिससे पिशाचिनी चिल्लाते हुए वहीं पे हो जाती खत्म। अब अतिन देखता है कि उसके अंकल की धड़कनें अभी भी चल रही है। वो मरे नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर थोड़े चोटिल हो गए थे। तब अतिन नोटिस करता है कि अपनी खास पिशाचिनी के भस्म होने की वजह से देवी मातंगी की आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 दिनों के बाद बाबे शंकर को होश आता है और वो अतिन को सही सलामत देखकर बड़े खुश होते हैं, भले उनके हाथ पैर टूट चुके हों। फिर अतिन उस मूर्ति को किसी और को देने के बजाय एक नदी में जाकर विसर्जित कर देता है। इसके बाद ही उसे अपने ऑफिस की जूनियर अनिमा का मैसेज आता है कि क्या हम डिनर पे जा सकते हैं, तो वहां कर देता है, जिससे अतिन की लाइफ तो सही हो जाती है। मगर दोस्तों फिर हम 2 बंदों को एक रात नदी किनारे शराब पीते हुए देखते हैं। उसमें से एक बंदा सुसु करने के लिए बिल्कुल नदी के पास आ जाता है, जहां उसे माँ मातंगी दिखाई देती है और जो कहती है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भोग दो, जिससे वो बंदा डर कर चिल्ला देता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस पर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, सीधे आप कमेंट्स में बता दीजिए। अच्छी लगी हो सीरीज तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।